नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज का टॉपिक बहुत ही अलग और बहुत ही डिमांडिंग है और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक को शुरू करते हैं, उससे पहले बारी है एक छोटी सी स्टोरी की। ये स्टोरी है एक राजा की। वो राजा अपने राज्य में बहुत खुश था, उसको सब कुछ पता था, अच्छे अच्छे डिसीजंस लेता था, सारी प्रजा भी खुश थी। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा आती है, वो अपने एक मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि मुझे ये जानना है कि मेरी जो प्रजा है वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, उसने बोला कि राजा साहब, जो आप अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वही वो सोचते हैं आपके बारे में। राजा को जरा सा गुस्सा आया, वो बोला ये कैसा उत्तर है, मैं जिसके बारे में जैसा सोचता हूँ वो तो मुझे जानता भी नहीं है। मंत्री ने बोला चलिए ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मंत्री राजा को एक सुनसान से रास्ते पे लेके जाता है और बोलता है आप यहाँ पे एक पेड़ के पीछे खड़े हो जाइए, मैं आपसे यहाँ से अगर कोई निकलेगा तो मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और सेम सवाल आपसे पूछूंगा, तो आप जो आंसर देंगे मैं आपको बता दूंगा। कुछ अजीब सा लगता है पर वो कहता है ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले एक आदमी निकलता है, तो राजा दूर से उस आदमी को राजा और मंत्री देखते हैं। तो मंत्री राजा से पूछता है अच्छा आप बताइए ये आदमी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ये कैसा आदमी होगा। राजा कहता है इसके तो मुझे ये कोई सज्जन आदमी तो नहीं लग रहा है, ये मुझे शक्ल से बहुत ही चालाक और अजीब सा आदमी लग रहा है। तो मंत्री ने कहा ठीक है। वो आदमी पास आता है तो सेम सवाल मंत्री उस आदमी से करता है कि इस राज्य के राजा को आप जानते हो, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। आदमी बिना देर किए जो आंसर करता है वो कहता है अरे वो मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। सेम जो जवाब राजा ने दिया था वो आदमी भी देता है। आप देखिए आदमी चला जाता है वहाँ से। मंत्री राजा के पास बोलता है और कहता है कि ठीक है देखिए, आपसे मैंने बोला था जो आप सोचते हो वही आपकी प्रजा आपके बारे में सोचती है। राजा कैसे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये एक आदमी है, ऐसे तो मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो ठीक है, और जो भी निकलेंगे हम उनसे पूछ लेते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक बुढ़िया वहाँ से निकलती है। दूर से देखते हैं मंत्री और राजा बुढ़िया को आते हुए। मंत्री पूछता है अच्छा बताइए इस बुढ़िया के बारे में आपके क्या विचार है। राजा बिना देर के कहते हैं कि नहीं ये तो बूढ़ी सी है, मुझे मेरी माँ जैसी लग रही है और अच्छी औरत होगी ये। जब बुढ़िया पास आती है तो मंत्री सेम सवाल बुढ़िया से करता है। तो बुढ़िया कहती है अरे नहीं वो तो मेरे बेटे जैसा है, राजा है, बहुत अच्छे काम करता है, बहुत नेक इंसान है। ऐसे ही करते करते राजा को यकीन नहीं आता। मंत्री राजा के कहने पे 5-6 लोगों से और पूछता है, सारे लोगों का जवाब वही होता है जो राजा कहता है। अंत में राजा को मानना पड़ता है कि हमारे विचार जिसके बारे में जैसे होते हैं उसके विचार भी हमारे बारे में वैसे ही होते हैं। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें रिफ्लेक्ट होके मिलता है। तो हमें हमेशा अपनी सोच दूसरों के लिए अच्छी रखनी चाहिए ताकि हमें भी अच्छा ही रिफ्लेक्शन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज का हमारा टॉपिक टीन एज में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो होता है उसके बारे में है। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ना सिर्फ टीन एज में और भी बाकी सारी एजेस में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही कॉमन है। इसके रीजंस क्या क्या हैं, अगर ये है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके सबसे पहले रीज़न की बात करें कि हमें अपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन क्यों होता है, तो इसका सबसे पहला रीज़न है पीयर इन्फ्लुएंस। कभी कभी सोसाइटी में जब टीनेजर बच्चा है या बड़े बच्चे भी होते हैं, अगर वो सोसाइटी में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ में हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ में हैं, तो उनका एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर कि भाई सबके पास इस तरीके से दोस्त हैं, मेरे पास नहीं है। तो उस इन्फ्लुएंस के वजह से भी बच्चे जो हैं इस अट्रैक्शन को अपने अंदर डेवलप करते हैं और इसके तरफ बढ़ते हैं। इस चीज़ की अगर हम बात करें, पॉइंट की बात करें, तो वो है आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। बच्चा जब एकदम से छोटे बच्चे से जब वो टीनेज में जाता है,
आजकल की टीनेज बच्चे की जो है वो 11 साल से हम कह सकते हैं स्टार्ट हो जाती है। जब वो उस एज में एंटर करता है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वो इस सोसाइटी के हिसाब से वो अपने आप को, अपनी जगह इस सोसाइटी में बनाने की कोशिश करता है। पहले उसे नहीं पता होता है कि वो कैसे बनाए, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करने की वजह से इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। सपोज़ अगर वो गर्ल है तो वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती है, बॉय है तो वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सम टाइम्स ये सेम सेक्स में भी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी इशू आते हैं। बच्चे को अपनी आइडेंटिटी को लगता है कि वो जिसके साथ सेफ फील करता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चे का जो दिमाग होता है टीनेज में, कभी कभी उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, ऐसा माना जाता है कि टीन एज में बच्चे का जो दिमाग होता है वो उसकी पूरी लाइफ की सबसे ज़्यादा फर्टाइल कंडीशन पे होता है। इस समय बच्चे की जो ब्रेन कंडीशन, ब्रेन सेल्स होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और उसकी उम्र उसके ब्रेन की फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत कम होती है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और जगह बहुत, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और जगह बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो हर तरीके के ज्ञान को लेने की कोशिश करता है। अच्छा है तो वो भी लेता है, बुरा है तो वो भी लेता है। अब यहाँ पे बात आती है कि उसको अपने बारे में तो पता है, वो जिस सेक्स से बिलोंग करता है उसको अपने बारे में पता है, लेकिन उसको अपोजिट सेक्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि शायद फैमिली में कभी बताया नहीं गया या उसने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो अपोजिट सेक्स को, अपनी एज के अपोजिट सेक्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्शन। जब बच्चा टीनेज में एंटर करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। जब वो इन चीज़ों को फेस कर रहा होता है तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो इमोशनल सपोर्ट उसको फैमिली से नहीं मिल रहा है या उसको लग रहा है कि उसके लिए वो कम है, हालांकि कितना भी मिले इस एज में लगता ही है वो कम है, तो इस टाइम पे वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल नॉर्म्स। बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में हर एज ग्रुप का इंसान रहता है, वो उसको देख रहा है। बच्चे की इस एज में नहीं पता होता है कि वो किससे ज़्यादा प्रभावित होगा, किस एज ग्रुप से ज़्यादा प्रभावित होगा। समटाइम वो अपने पेरेंट्स से प्रभावित होता है, समटाइम वो अपने कज़न से प्रभावित होता है या फिर किसी और से, ग्रैंड पेरेंट्स से। जिस भी तरीके से वो प्रभावित होता है वो उसके ब्रेन पे डायरेक्ट असर डालते हैं और ये भी एक रीज़न होता है कि उसी टाइप का रिलेशनशिप वो अपनी लाइफ में चाहता है, उतना ही कंफर्टेबल, उतना ही अच्छा, जिसकी वजह से उसे दूसरों की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल भी है। नेक्स्ट है फिज़िकल अट्रैक्शन। फिज़िकल अट्रैक्शन ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि बच्चे ने खुद को देखा होता है। अब वो जिस सेक्स का है, वो अपने आप को जिस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप से परिचित है, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा है दूसरी चीज़ को जानने की। अगर दूसरी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है तो वो दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर वो अपने ही सेक्स से बहुत ही प्रभावित है तो वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन वो किस हद तक अट्रैक्ट होता है, ये लिमिट में रखना या उसको कंट्रोल करना हम आगे के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है हार्मोनल चेंजेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। सबको ही पता है कि इस एज में बच्चे के अंदर, या हम अगर आगे की एज की भी बात करें तो बच्चे के अंदर जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस आते होते हैं। वो उनके साथ डील नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र का है। मे बी फिज़िकली वो, उसकी हाइट भी अच्छी हो गई है या बॉडी की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है, सारा कुछ अच्छा हो गया है, बट फिर भी ब्रेन की जो लिमिट है वो उस हिसाब से उतनी ग्रोथ नहीं की होती है। इस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो उनको टैकल नहीं कर पाता है। वो हार्मोन्स की वजह से वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये भी बिल्कुल कॉमन है और ऐसा होता ही है। नेक्स्ट है मीडिया एंड मल्टीमीडिया, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की जनरेशन को किसी भी चीज़ के लिए उसका इन्फ्लुएंस दिलाने के लिए।
बच्चा कभी कभी कुछ चीज़ें घर में नहीं देखता, लेकिन जो वो स्क्रीन पे देख रहा होता है, जो वो सुन रहा होता है, सपोज़ वो मैगज़ीन में पढ़ रहा है या स्क्रीन पे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पे ही देखते हैं, वो उन चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही कोई हो, और वो सारी चीज़ें वो उसमें खोजने की कोशिश करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल, और ऐसा बच्चे करते ही हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट थे जिससे हमने ये जाना कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन क्यों होता है, स्पेशली इन टीनेज में। तो इन टॉपिक्स को पे आगे जब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि हम इस अट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या लिमिट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, उनको लिमिट में रखा जा सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी। तो अब बारी है आज की टिप की। आज की टिप है म्यूज़िक थेरेपी के बारे में। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कोई पढ़ने लिखने से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको म्यूज़िक थेरेपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स में किसी अच्छे म्यूज़िक को सुनना चाहिए, और अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आप वैसा मेडिटेशन वाला लगा के सुने पढ़ते टाइम, तो वो बहुत ही आपकी मेमोरी को शार्प करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। मैं अगला फिर नया टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, काबिल बनिए। धन्यवाद।